लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ लिखी जा रही है, लिखित कार्य दिया गया है बच्चों को और उसकी जांच करना है, इसमें बच्चों की सहायता आप किस प्रकार से ले सकते हैं। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। लिखित कार्य की जांच करने में केवल पठन कौशल, लिखने की बात हो रही है तो पठन की बात हो गई। अब एक तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाता है। पहला सबसे टैग वर्ड जो आपका केवल है, जिस भी सेंटेंस में या वाक्य में आपका केवल शब्द मिल जाए और नेगेटिव प्रश्न न पूछा हो यहाँ पे, तो आपका समझ लीजिए वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पहले इसको कट करिए। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बच्चे दूसरे के विचार से परिचित होते हैं। तो देखिए, जो सबसे बढ़िया और सबसे पॉजिटिव जो ऑप्शन है वो तीसरा है कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरों के द्वारा जो लिखी गई हैं कविताएं और जो लेखकों द्वारा गद्यांश पद्यांश लिखे गए हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें क्या है, अवलोकन क्षमता। बच्चा उसको देख के निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है कि यहाँ पे किस प्रकार की लाइन्स हैं, किस प्रकार से जो है कौन सी लाइन सबसे बढ़िया है। देखिए, जब भी आप कविताएं हम लोग भी छोटे थे तो ये होता था कि कुछ ही पॉइंट बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे वो लाइन हमेशा पहले याद हो जाया करती थी, तो वो अवलोकन क्षमता का विकास होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बात की थी कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और तुरंत आंसर देखेंगे। कोशिश मैं करूँगी कि मैं वही करूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने की आदत है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो है, इसी वजह से। स्वलीन विकार में बच्चा, स्वलीन वैसे बच्चे जो अपने आप में ही सिर्फ आत्म केंद्रित हों। वो बच्चे किस प्रकार का अनुभव करते हैं, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं, अक्सर खाने से मना कर देते हैं, अपने ही कार्य में लीन रहते हैं। तो देखिए, आत्म केंद्रित मैंने कहा अभी और स्वलीन विकार वो होता है बच्चा अपने आप को केंद्र में रख के चीज़ें करे, बस अपने से ही मतलब रखे। तो ऐसा लगेगा कि चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन दूसरा है। ये भी ऑप्शन बढ़िया है। आपको पता है कि सीटेट में जो ऑप्शन है वो चारों सही हो सकते हैं, चारों ऑप्शन पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर जो है पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा क्या है, खुद में ही रह जाता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है लोगों के साथ अच्छे से। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती और बच्चा जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखता है, पढ़ता है, लर्निंग करता है। ऑप्शन देखते हैं, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना, अपने अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तरीके से आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए बच्चा प्राथमिक स्तर पर अपनी भाषाओं को, नई भाषा नहीं सीखता है, वो मातृभाषा ही अपनी भाषा में बोलता है, जो अपने परिवार से उसने सीख रखा है, जो अर्जन कर रखा है बच्चे ने। जिस विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि, प्रयोजन विधि। चार के सही आंसर की बात कर ली जाए तो निगमन विधि जो है वो सही हो जाएगा। निगमन विधि कौन सी विधि होती है, जैसे निगमनात्मक और निगमन विधि, आगमन विधि आप जानते हैं। और क्या है इसका नियम, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके पहले जो पिछली जितनी भी कक्षाएं हुई हैं हिंदी की, सब में जो है आगमन विधि, निगमन विधि, सब में बात हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। निबंधात्मक, आप जानते हैं कि एक कोई टॉपिक हो, उस पर बड़ा सा आपको जो है लेक्चर लिखना है, जैसे आप निबंध ऐसे कहते हैं। वो उन परीक्षाओं का लेने का क्या लाभ है। इसके द्वारा इस बात का भी पता चल लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात। अब देखते हैं कि इससे अच्छा बेहतर अगर ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सही होगा। इन परीक्षाओं से बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। क्यों, जो टीचर आपको देंगे ऐसे लिखने के लिए वही टीचर आपका चेक करेंगे, और ये कॉपी चेक करने या अंक प्रदान करने से कोई मतलब नहीं है पेडागोगी सेशन में, गलत। इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता। क्यों पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता, पूरा समझ लीजिए इसमें वाद विवाद विमर्श जो है आपका मत और आपके जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को लिखना ज़रूरी होता है निबंध में। जैसे कि आप निबंध लिख रहे हैं आतंकवाद पे, पर्यावरण प्रदूषण पे, तो आप उसका दोनों पहलू लिखते हैं,
विश्लेषण करते हैं आप, उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू लिखते हैं। तो ये किस तरह से पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता, ये कोई बात नहीं हुई। इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य ना होने के कारण इसमें वैधता का अभाव होता है। इसमें निश्चित उद्देश्य होता है, निबंधात्मक में निश्चित उद्देश्य होता है कि पर्यावरण प्रदूषण पे ही लिखना है, होली पे ही लिखना है, दिवाली पे ही लिखना है, अपने फेवरेट एक्टर पे लिखना है, आपकी क्या आपका सबसे जो है प्यारा जो प्रिय खेल है उस पर लिखना है। तो उद्देश्य निश्चित होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके बारे में। आगे देखते हैं, शिक्षण की डैश विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर चला जाता है, यानी कि पहले नियम उसके बाद उदाहरण। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता ही चल गया होगा कि जहाँ पर पहले नियम बताए जाते हैं उसके बाद उदाहरण बताए जाए वो हमेशा निगमन विधि हो जाता है। आगमन विधि वो हो जाता है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। जैसे कि आप मैथ में देखेंगे हमेशा आपको आगमन विधि से ही पढ़ाया जाता है, पहले क्वेश्चंस नहीं, पहले एग्जाम्पल से ही शुरू किया जाता है, तब जाके नियम पे पहुँचा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले सामान्य से विशिष्ट, यानी कि पहले सामान्य नियम और उसके बाद विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, जो कि काम निगमन विधि में होता है। आगे देखते हैं, और एक अच्छी विधि मानी जाती है आगमन विधि, निगमन विधि, और इनसे हमेशा प्रश्न बनते हैं। वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, इनमें से कोई नहीं। सुलेख यानी कि लिखना, अनुलेख मतलब देख देख के लिखना, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, तो इनमें से कोई नहीं। सातवें का जो सबसे सही आंसर है वो क्या है, श्रुतलेख, सुन कर लिखना। ठीक है, वो सबसे बेहतर है वर्तनी शिक्षण के लिए। पता चलेगा कि अगर टीचर ने बोला कि उच्चारण लिखिए, तो बच्चा जब उसको सुन करके लिखेगा तो उसे वर्तनी भी भाप सकेंगे हम, और किस प्रकार से उच्चारित हो रही हैं चीज़ें वो भी। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर लोप यानी कि जो आप इंग्लिश में जानते हैं जो एक साइलेंट वर्ड होता है, वही बात हो रही है स्वरलोप में। अमृत को अमृत कहना, अमृत कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, विजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो स्वर लोप जिसमें हो रहा है वो हो रहा है क्षत्रिय में। क्षत्रिय इतना बड़ा है उसको घटाकर क्षत्रिय कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्वर लोप हो गया इसमें। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि संप्रेषणात्मक मतलब कि कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, बात विवाद करना, वार्तालाप करना। ठीक है, उपागम है कौन सा? भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध यानी कि मना करता है, बोलना कौशल पर बल देता है, यानी कि सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान देता है। तो सही आंसर की अगर बात कर ली जाए 9 के, तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका चौथा, सिर्फ संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना। तो सिर्फ इसमें किस पर बल होता है कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को बोल रहा है, किस प्रकार से उच्चारित कर रहा है, ये मतलब हो जाता है। तो ये सिर्फ किस पे है, बोलना कौशल पर बल देता है, संप्रेषणात्मक उपागम, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल यहीं से आती है। आगे देखते हैं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में बहुभाषीय, बहुसांस्कृत मतलब कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उनकी संस्कृति अलग है। कोई बच्चा जो है होली मनाता है, कोई बच्चा ईद मनाता है, कोई बच्चा दरगाह में जाता है। इस तरह से बहुसांस्कृति हैं, उनके जो पहनावे हैं और जो उनकी जो यानी कि बैकग्राउंड कहना तो सही नहीं है, खासकर पैडागोजी में, तो आप समझ लीजिए जो उनका एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि उनके लैंग्वेज भी अलग अलग होगी जब। तो परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भागों का अधिकाधिक अभ्यास। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या करेंगे हम, जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा तो सब बच्चों के लिए सबसे बढ़िया होगा, जिसकी बात जो है फैला कर थोड़ी सी पहले ऑप्शन में कही गई है कि परस्पर बातचीत करने के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, बच्चा कम्युनिकेट करे, अलग अलग आप कॉन्सेप्ट दें, उस पर बच्चा क्या करे, सभी बच्चे समूह चर्चा करें। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करें, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है? श्रुतलेख,
कथा श्रवण यानी कि सुनना, सुनकर लिखना, कथा श्रवण कथा को सुनना, परस्पर वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना लोगों से, सुने गए सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना। ये तो कोई ठीक नहीं कि आपने जैसा प्रेजेंटेशन बनाया, जैसा आपने मन में रखा है, कल जाके आप उतना उगल देंगे, ठीक है। तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब भी समूह चर्चा की बात होती है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है जो है आपकी हिंदी पेडागोगी में, तो ये सही है। परस्पर वार्तालाप करेगा बच्चा तो उसमें उसके जो है स्पीकिंग स्किल्स बेटर होंगी। आगे देखते हैं विशेष, जो कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी प्रकार का था, सिर्फ उसमें घुमा के इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है और बात मेन मकसद पूछने का एक ही है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए लेखन कौशल किस प्रकार का अभ्यास उन्हें होना चाहिए, कराना चाहिए। विचारों की मौलिकता हो और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो, अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो, अक्षरों का सुंदर बनावट हो। 12 के सही आंसर की बात कर ली तो सब तो बाद में आता है, पहले आता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। लेखन कौशल में सबसे पहले बच्चा क्या करे, शुद्ध लिखना सीखे, शुद्ध पढ़ना सीखे, ताकि अगर शुद्ध पढ़ पाएगा बच्चा तो उसको शुद्ध लिखने में सक्षम होगा। आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं चाहे संस्कृत या हिंदी की बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे उज्ज्वल, अगर आपने अच्छे से नहीं उसको वर्तनी में रखा है तो वो आप उसको लिख नहीं पाते हैं। अलंकारिक ही अगर आपको लिखना रहे, विश्लेषण ही बहुत बच्चे हैं ऐसे जो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जो क्लास 6 to 8 में, माफ़ करिएगा, जो क्लास 6 to 8 बच्चे पढ़ते हैं इस टाइम CBSE पैटर्न या जिस भी पैटर्न में बच्चे पढ़ते हों, उन्हें अगर हिंदी लिखवाया जाए विश्लेषण तो वो नहीं लिख पाएंगे। विश्लेषण क्या, बहुत से ऐसे नॉर्मल वर्ड हैं जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे अवगत कम कराया जाता है, उन्हें सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दी जाती है। चलिए फिलहाल बातें करते हैं हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी पर मूल्यांकन कर रहे हैं आप, बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं एक प्रकार का, ठीक है। वो भी परीक्षण वो नहीं जिसमें आप पेन और पेज और क्वेश्चन दे दिए बच्चा लिख रहा है, वो नहीं। आप बस बातचीत में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों में, तो क्या ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी का, परियोजना कार्य का, शुद्ध उच्चारण का, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता का, ठीक है। हिंदी भाषा की बात हो रही है और उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा की कुशलता की बात करिए, वो भी विभिन्न संदर्भ में, अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चा है किस प्रकार से अपनी कुशलता को आपके सामने रख रहा है, किस प्रकार से बातें इस प्रकार से हो रही हैं, समूह चर्चा या जिस प्रकार से भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा आपको संतुष्ट कर पा रहा है, अपनी बात को आपके सामने अच्छे तरीके से रख पा रहा है, तो वही हो जाएगा। आगे देखते हैं, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों को पुनरावृत्ति करती है, यानी कि जैसे बच्चा अगर छोटा बच्चा है 5 तक, आपने अधिकतर देखा होगा जब आप हिंदी पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, अगर उसमें लिखा है राम जाता है, अगर मान लीजिए बच्चे को पढ़ना है तो कहेगा बच्चा, पहले तो बड़ी मुश्किल से मिला के पढ़ेगा, रब्या की मात्रा म, राम, जप्या की मात्रा जा, तो इस पर छोड़ के फिर राम आ जाएगा। पुनरावृत्ति करता है बच्चा वाक्य या शब्दों की, तो राम जाता है, इसके बाद फिर कोई अगर आगे वाक्य पढ़ेगा ना तो इसको जल्दी पढ़ लेगा, राम जाता है, फिर उसके बाद वो पढ़ेगा। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते हैं, तो है इसका यह व्यवहार क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अटक अटक कर पढ़ रही है, उसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि बच्ची पढ़ने की समझ की कोशिश कर रही है, वो समझने की नहीं, वो तो उसका सिर्फ फोकस है उसको पढ़ने का, सही सही पढ़ने का फोकस है। बच्ची अभी जो है समझ नहीं विकसित कर पा रही है, अटक अटक के पढ़ पा रही है, ये सबसे ज़्यादा कि पढ़ने में बच्ची क्या कर रही है, ज़्यादा समय ले रही है, ठीक है। आगे देखते हैं बहुभाषिकता, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। आपको पता है कि बहुभाषिकता जो है, इसका जो है जितने भी आपकी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं सब में इसका सपोर्ट किया गया है, और आप जानते हैं कि ये बाधा नहीं है, ये भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती नहीं, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है, क्योंकि आप एक साथ रहकर अगर 4 भाषाएं सीख पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है। आगे चलिए देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं, यानी कि उनको आपको पता है भाषा के चारों कौशल, ठीक है, सुनना, लिखना, बोलना, और एक क्या है,
दूसरा है परिभाषा के नियमबद्ध व्यवहार की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। कोरी स्लेट होते हैं ये नहीं माना जाता। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट होते हैं और कुछ लोग इसको नकारा गया है। भाषा के समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। भाषा का प्रयोग करने में वो समर्थ होते हैं। जो भी वो अपने इन्वायरमेंट्स जो सीख के आए हैं, अपने परिवार से सीख के जो आए हैं, वो उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार उनका नहीं होता। विद्यालय में से पहले या तो वो बोल पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, या तो उन्हें लिखने में इंटरेस्ट होगा तो बोलने में अटकते हैं, या उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं, सीख नहीं पाते हैं। याद करना तो गलत है लेकिन सीखने में दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि परिभाषा और नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। उनको पता है कि मम्मी ने बताया ये पेन है, तो इस तरह से सर भी बताएंगे ये पेन है, ये चौक है, ये डस्टर है, ये कॉपी है, बुक है, तो ये आपको नियमबद्ध तरीके से क्या है फॉलो करना है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि भाषा के चारों कौशल कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित और मौखिक। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? तो आपको पता है सबसे पहले जब ना ही व्याकरण बाद में बहुत आया, मौखिक और लिखित चीज़ें जब इंसान ना ही बोल पाते थे और ना ही लिख पाते थे तो वो संकेतों से बात करते थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा का प्राथमिक रूप संकेत द्वारा बात करना है। आगे देखते हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है, यानी कि जो नेगेटिव होगा थोड़ा सा, वही ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, विभिन्न विषयों की शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, तो सही है। आगे देखते हैं, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष से होती है। जैसे अपनी बात को आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, ये तभी हो पाएगा जब आप कोई भाषा आपके पास होगी तब। ठीक है, आगे देखते हैं। सही है भाई, अगर आपके पास कोई भाषा ही न रहे, जैसे अगर आपको चाइना में छोड़ दिया जाए, भगवान करे, चाइना में क्या करने जाएंगे, जाते हैं लोग घूमने फिरने, लेकिन फ़िलहाल एक अच्छे कहीं जगह आप जाते हैं और वहाँ की भाषा अगर आपको नहीं आती है तो आप कितना भी आपका मन होगा उनसे बात करने का, लेकिन आप अपने अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्योंकि आपको भाषा नहीं आ रही है। तो सही है, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती है। बिल्कुल बात सही है। आप किसी चीज़ के बारे में तभी सोच पाएंगे जब वहाँ की भाषा आपको आ रही होगी, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, तो ये सबसे कमज़ोर पहलू है। ठीक है, चौथा ऑप्शन कि विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, इसमें 18 का सबसे कमज़ोर जो तर्क है वो है चौथा। आगे देखते हैं, तमिल भाषी यानी कि तमिल भाषा बोलने वाला सुधीर प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एज अ लैंग्वेज टीचर आप क्या करेंगे जब बच्चा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, भजन को भजन कह रहा है? सुधीर को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे? आप नहीं डांट सकते, आपको अधिकार नहीं है डांटने का, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक हैं और कुछ और नहीं कि आपने बस ठान लिया है कि बच्चे को यही बनाना है और मार पीट के हम बना देंगे, नहीं। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई होप आप समझ गए हों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुधीर को बताएंगे कि सही शब्द भजन है और शब्द भजन का बार बार उच्चारण करवाएंगे, नहीं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि तुलना करवाएंगे, हम उसको किस प्रकार से सिखाएं, हिंदी भाषा और तमिल भाषा के दोनों भाषाओं को किस प्रकार से सिखाया जाए, तुलना करेंगे और उनके ध्वनियों को किस प्रकार से उच्चारित करें ये बताएंगे, तो बच्चा सीख पाएगा। उपचारात्मक यानी कि कोई भी चीज़ बच्चे ने सीखी और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और उसको सुधार करना उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, आदेश देकर, अनुदेशात्मक, नकारात्मक, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, तो देखिए आपको पता है आदेश नहीं दे रहे हैं आप, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आदेश नहीं दे रहे हैं, ये नकारात्मक नहीं हो सकता।